घंटों तक हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। मुंबई में पिछले 2 दिन में बेहिसाब बारिश हुई। इसके बाद वहां की सड़कें जलमग्न हो गईं। पानी भर जाने से मुंबई के कुर्ला इलाके की तो सूरत ही बदल गई, क्योंकि वहां की सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि वहां से गुजर रही कई गाड़ियां बंद हो गईं। इसके बाद लोग अपने स्कूटर और बाइक को घसीटकर वहां से ले जाते नजर आए। इस दौरान ऑफिस के लिए निकले लोगों के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें मजबूरी में उसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। उन लोगों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन भी लेट हो गई और सड़कों पर भी पानी भर गया। ऐसे में उन्हें ऑफिस पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। पानी कमर के ऊपर तक आ गया है। अभी और थोड़ी देर गिरेगा तो पानी शायद चल नहीं पाओगे इधर से। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक ऑटो भी पानी में फंसा दिखा। इसके बाद उस ऑटो का ड्राइवर घसीटते हुए उसे वहां से ले गया। इसके अलावा वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। 2 दिन तक हुई बेहिसाब बारिश की वजह से कुर्ला इलाका बेहाल हो गया। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना तक दूभर हो गया। ऐसे में जरूरी कामों के लिए निकले लोग संभल संभल कर कमर तक भरे पानी को पार करते नजर आए। और जोरदार बारिश की वजह से कुर्ला इलाके की सड़कों के साथ ही वहां का रेलवे स्टेशन भी जलमग्न हो गया। इसका सीधा असर कुर्ला रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा। जानकारी के मुताबिक जल भराव की वजह से लोकल ट्रेनें 1 से 1.5 घंटे की देरी से चल रही थीं। और इसकी वजह से कुर्ला रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई। जल भराव की वजह से रेलवे ट्रैक ही दिखना बंद हो गया। ऐसा लगा मानो ट्रेन पानी के ऊपर चल रही हो। लगातार बारिश होने से पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। इसकी वजह से लोकल ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई। दावा किया गया कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से सायन और कुर्ला रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन देरी से आ रही थी। ऐसे में ट्रेन के इंतजार में खड़े लोग परेशान हो गए। मुंबई के कुर्ला के अलावा वहां के कई और इलाके भी बेहाल हो गए। वहां भी सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। वहां का अंधेरी सबवे भी एक बार फिर डूब गया। सबवे के दोनों तरफ पानी भर गया, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। मुंबई में लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। साथ ही कई दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के आदेश दे दिए गए। और इस सबके बीच मुंबई के पवई इलाके में एक लड़का मीठी नदी में आए उफान की चपेट में आ गया। वहां लगातार हो रही भयंकर बारिश की वजह से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नदी के किनारे न जाएं। वहां राहत बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई, क्योंकि मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बाद मीठी नदी विकराल हो गई और मीठी नदी की उफनती लहरों के बीच वो लड़का गिर गया। इस दौरान तेज रफ्तार में बहता पानी उसे खींचकर अपने साथ ले जाता नजर आया और खौफनाक लहरों से वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ देर के बाद उसने नदी के किनारे कंक्रीट से बनी दीवार से लटकती एक रस्सी को पकड़ लिया। इसके बाद तो वो काफी देर तक जूझता रहा। इस दौरान किनारे पर कई लोग मौजूद रहे, लेकिन वो लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी बीच एक दूसरा लड़का मदद के लिए उसके पास पहुंच गया। वो दूसरा लड़का मीठी नदी के किनारे बनी उस दीवार के ऊपर चलता दिखाई दिया और उसने ऊपर से एक पाइप उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसे मीठी नदी से बाहर निकाल लिया गया। और बारिश की मार मुंबई नहीं बल्कि उसके नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे पर भी पड़ी। वहां जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई और ज्यादातर सड़कें लबालब हो गईं। यही नहीं, अंडरपास में भी पानी भर जाने से कुछ गाड़ियां वहां फंस गईं। और उनमें एक अंडरपास के अंदर तो एक गाड़ी डूबती नजर आई। गाड़ी गई, गाड़ी तैर रही है। उस अंडरपास के अंदर धीरे धीरे उस गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया और सिर्फ पिछला हिस्सा ही नजर आया। ऐसा लगा मानो वो अंडरपास नहीं बल्कि कोई गहरा गड्ढा हो। सीधा सीधा। इसके बाद उस गाड़ी में सवार 2 लोग फंस गए। फिर तो वहां से कुछ दूरी पर खड़े 2 लड़के उस गाड़ी के पास तैर कर पहुंचे। वो दोनों उस गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। कांच बनकर गाड़ी जी। वहां उनमें एक लड़का उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसके आगे वाले हिस्से को उठाने की कोशिश करता रहा। ऊपर दबा गाड़ी, नीचे दबा, नीचे। उस अंडरपास में काफी देर तक उन दोनों लड़कों ने जद्दोजहद की और इसके बाद उसमें सवार वो दोनों लोग बाहर निकल पाए। मूसलाधार बारिश ने ठाणे के ज्यादातर इलाकों को बेहाल कर दिया। उनमें कुछ इलाके तो बाढ़ में समा गए। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नौपाड़ा इलाके में पहुंचे और वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए।
लगातार हो रही बारिश के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया। इसके बाद तो यमुना नदी बेकाबू हो गई और उसके आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि नदी किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। वहां चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वो अपनी झोपड़ियों को छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां बने मंदिर का आधा हिस्सा भी पानी में डूबा नजर आया। अब जहां तक देखें दूर दूर तक तो पानी पानी, जल स्तर, और ये दिल्ली जो है, दिल्ली का ये जो एरिया है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई और इस वजह से सड़कें दिखाई देनी ही बंद हो गई। यही वजह रही कि लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। ऐसा जो नीचे झुग्गी 10-12 उनको सब सामान लगे। इस दौरान उनके घरेलू जानवरों की भी मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि उनका चारा भी पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गया। इस बीच झोपड़ियों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ। सामान वामान सब बच गया था या बह गया? निकाल लो, वो कचरा रहेगा वो। अच्छा, कचरा रहेगा वो झोपड़ी में रह गया है सामान। हाँ, रात में आओ पानी ना तो एकदम भाजी का आओ तो कहाँ का निकाल लेते। उनकी खेतों में लगी फसल भी पानी की चपेट में आने से बर्बाद हो गई और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निचले इलाकों का दौरा किया। वहां रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नदी के किनारे बने घाट डूब गए। इसके साथ ही निचले इलाकों में बने कई मकान भी बाढ़ में समा गए। इसके बाद प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि यमुना नदी की ताकतवर लहरों ने कई निचले इलाकों को अपनी जद में ले लिया। भीषण बाढ़ के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना बाजार इलाके में पहुंची। इस दौरान वो सैलाब में चलती नजर आईं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली की सीएम पहुंची हैं यमुना बाजार। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम जो है पूरे इलाके का निरीक्षण यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। पानी यहां पर जो है वो तकरीबन घुटनों तक भरा हुआ है। और रेखा गुप्ता यमुना बाजार इलाके में बने कई घरों में पहुंची। इस बीच वो उनमें एक घर की पहली मंजिल पर चढ़ी और वहां से इलाके का मुआयना किया। इसके बाद वो एक और घर के अंदर जाने के लिए लोहे की बनी एक सीढ़ी पर चढ़ती दिखाई दी। हमने यहाँ मेडिकल रिलीफ के भी पॉइंट लगा दिए हैं। यहाँ पानी खाने की व्यवस्थाएं भी हम क्रिएट की है और जो लाइट का जो एक मेन प्रॉब्लम है उसमें हम सोलर की लाइट और यहाँ से फ्लड लाइट दे रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई गांवों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। नोएडा की जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के लिए बैठक की। इसके साथ ही राहत और बचाव टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। और दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए वहां प्रशासन ने कई गांवों को खाली करने की चेतावनी दे दी, क्योंकि कई इलाकों में यमुना नदी के पानी ने कोहराम मचा दिया और कई सड़कों पर उफनती लहरों ने कब्जा कर लिया। मथुरा के शेरगढ़ से नौझील जाने वाली सड़क से तो लोगों का गुजरना ही मुश्किल हो गया। वहां सिर्फ ट्रक और ट्रैक्टर ही आसानी से रास्ता पार कर पाए, जबकि कई मोटरसाइकिलों पर सवार लोग तो डरावना मंजर देखकर कोशिश भी नहीं कर पाए। उन मोटरसाइकिलों को अलग अलग ट्रैक्टरों के जरिए रास्ता पार कराया गया। आप देखेंगे यमुना यहाँ कितने उफान पर है। भाई साहब, इसी तरह से रहता है हर साल? हर साल इसी तरह से रहता है। कितना पैसा लेते हैं इसको? 50 रुपए लेते हैं पर गाड़ी। 50 रुपए 100 रुपए भी हो जाते हैं जब ज्यादा भाव हो जाता है। वहां एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को तेज बहाव के बीच से निकालता दिखाई दिया और उसकी मोटरसाइकिल को लहरों में बहने से बचाने के लिए कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया और उसे धक्का मारते हुए उन्होंने बाहर निकाला। उस मोटरसाइकिल के अलावा एक गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उसमें एक रस्सी बांधी गई और एक ट्रैक्टर के जरिए उसे खींचा गया। लेकिन वहां पानी की तेज धार के बीच ही कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मस्ती करते भी नजर आए। मथुरा में यमुना नदी के पानी ने कई सड़कों के साथ कई एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से वहां दहशत मच गई। पहाड़ से मलबा आने की वजह से वहां से गुजरने वाली सड़क बंद हो गई। इससे बड़ी संख्या में सेब से लदी गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस किसी ने भी पहाड़ को टूटते देखा वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ तेजी से आता नजर आया। कई टन मिट्टी एक साथ पहाड़ से गिरती नजर आई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई मिट्टी का दरिया बह रहा हो। पहाड़ टूटने की यह घटना शिमला के कोटखाई इलाके में हुई। पहाड़ से मलबा आने की वजह से नीचे से गुजरने वाली सड़क बंद हो गई, जिससे वहां बड़ी संख्या में सेब की गाड़ियां फंस गईं। इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग भी मौजूद नजर आए जो पहाड़ से नीचे की तरफ आते मलबे का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे।
इसी तरह शिमला के रामचंद्र चौक पर भी पहाड़ खिसकने की घटना हुई। उसकी वजह से कई पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। इसका पता चलने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पहुंच गए। सड़क से ऊपर रहते हैं लोग, उनको भी खतरा हो गया है। सड़क से नीचे जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। जयराम ठाकुर ने भारी बारिश की वजह से लगातार पहाड़ खिसकने की घटना पर चिंता जताई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद एक ऐसे व्यक्ति चर्चा में आ गए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों को सुरक्षित बचाया था। भीम सिंह ठाकुर नाम के वो व्यक्ति पत्रकार हैं। चशोटी गांव में बादल फटने की जानकारी मिलते ही वो वहां पहुंच गए थे। वो वहां खबर की खोज में गए थे, लेकिन लोगों को मलबे में दबा देख भीम सिंह और उनके साथी मदद के लिए कीचड़ में उतर गए थे। उन्होंने आपदा के दौरान का एक वीडियो भी साझा किया। उस वीडियो में दिखा कि मलबे में दबी एक बच्ची को बचाने के लिए भीम सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि करीब 9 महीने की वो मासूम मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई थी। बच्ची को निकालने के बाद भीम सिंह मदद के लिए दौड़ पड़े थे। हेलो हेलो बेटा 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 उस बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया था, इसीलिए उसकी जान बच गई थी। किश्तवाड़ के रहने वाले भीम सिंह ठाकुर पेशे से पत्रकार हैं। चशोटी गांव में बादल फटने के बाद वहां की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चशोटी जहाँ पर काफी हलचल हुआ करती थी, वहाँ आजकल भीड़ आज भी है वहाँ, लेकिन मशीनों की भीड़ है। इसके SRF की भीड़। भीम सिंह ने खुद को संभाला और दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने 14 अगस्त को आई खौफनाक आपदा को किसी बुरे सपने जैसा बताया। लोग मलबे में से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे, यात्री मम्मा मम्मा पापा, सब लोग चिल्ला रहे हैं। भीम सिंह और उनके साथियों ने मिलकर उस बच्ची के अलावा भी चशोटी गांव में कई लोगों की जान बचाई थी। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। मकानों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और इस बीच वो अपने घरों से पानी निकालते नजर आए। कई लोगों के मकान पानी पानी हो गए और इससे उनकी परेशानी बढ़ गई। पानी भर जाने की वजह से चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए। ऐसे में उन लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में भीषण बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए। इस दौरान लोगों की कमर तक पानी भरा नजर आया। उन इलाकों में रहने वाले जानवरों की भी आफत बढ़ गई, क्योंकि वो लबालब पानी में तैरते हुए रास्ता पार करते दिखे। मौसम विभाग ने गुजरात के नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में अलग अलग जगहों पर भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। गिर सोमनाथ जिले के तलाला में हिरण नाम की नदी में उफान आने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इस बीच वहां बने डैम के 2 गेट खोल दिए गए। साथ ही तलाला और वेरावल के 15 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर चंडीगढ़ में कई घंटों तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। वहां बारिश के कहर से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पंजाब हरियाणा सचिवालय भी पानी में डूबा नजर आया। वहां की सड़कों को देखकर ऐसा लगा मानो उन पर नदी बह रही हो। और सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। बारिश के पानी ने कई रिहायशी इलाकों को डुबो दिया। वहां घंटों तक हुई बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहता नजर आया और इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चंडीगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान नजर आए। वो लबालब सड़कों से गुजरकर अपने काम पर जाने को मजबूर हो गए। इस बीच पंजाब हरियाणा सचिवालय भी जलमग्न हो गया। वहां की सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। कई गाड़ियों की सिर्फ छत दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से जैम जैसी स्थिति हो गई। चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला। सड़कों पर पानी भर जाने से दोपहिया वाहन वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। उनकी कमर तक पानी भरा नजर आया। ऐसे में उनकी मोटरसाइकिलों ने काम करना ही बंद कर दिया और वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जान लगाते दिखे। उधर राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में कई मोटरसाइकिलें बह गईं। टोंक के ज्यादातर इलाकों में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। लेकिन सबसे बुरा हाल टोंक के टोडा रायसिंह इलाके का हुआ। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कों पर सैलाब आ गया और उसमें कई मोटरसाइकिलें किसी खिलौने की तरह बह गईं। एक मोटरसाइकिल तो तेज बहाव में बहकर काफी दूर चली गई। बारिश का पानी इसी तरह कई दूसरी बाइकों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। इस बीच 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल को किसी तरह बहने से बचाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। सैलाब के आगे वो पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। वहां कुछ लोग सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिलों को पकड़कर बैठे भी दिखे ताकि वो पानी में न बह जाएं। इस दौरान लगातार बारिश होती रही
और इसकी वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मूसलाधार बारिश ने सिर्फ टोंक को ही नहीं डुबोया, बल्कि राजस्थान के कई दूसरे जिलों में भी बारिश आफत बनकर बरसी। इस बीच मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। संभावना जताई गई कि टोंक के अलावा जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर समेत कई दूसरे इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उधर मुंबई में भारी बारिश से सीएसएमटी और ठाणे स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं ठप हो गईं। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सीएसएमटी और ठाणे स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गईं। पटरियों में पानी भरने से रेल प्रशासन को ये लाइन बंद करनी पड़ी। हालांकि ठाणे से करजत, खोपोली और ठाणे से कसारा स्टेशन के बीच सेवाएं जारी रहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं के बाद सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। रास्ते बंद होने से किसान खेत से फलों और सब्जियों को बाजार में नहीं बेच पाए। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की। जो हमारा था, जब आप पूंजी थी हमने यहाँ लगाई थी, जो भी अब वो तो चले गई है, वो तो नहीं मिलेगी। तो प्रशासन से आग्रह करते हैं कि कुछ मदद हमें मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के ऊपर बनी झील से पानी निकालने की कोशिशें तेज कर दी गईं। एसडीआरएफ, सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने इस काम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में लिफाफा कांड के बाद एसडीएम राकेश कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। एसडीएम राकेश कुमार सिंह पर मंडी सचिव से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। जांच पूरी होने तक औरैया के डीएम ने उन्हें पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया। औरैया के एडीएम के मुताबिक एसडीएम राकेश कुमार सिंह पर नोटों से भरा एक लिफाफा लेने का आरोप लगाया गया। एसडीएम पर रिश्वत लेने का यह आरोप उनके ही दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो के आधार पर लगाया गया, क्योंकि उसमें एसडीएम राकेश कुमार सिंह अपनी टेबल के दराज से एक लिफाफा निकालकर अपनी जेब में रखते नजर आए। उस लिफाफे को थोड़ी देर पहले ही मंडी सचिव ने उनकी टेबल के दराज में रखा था। इस सबसे पहले एसडीएम राकेश कुमार सिंह वहां दो लोगों के साथ बैठे नजर आए, जबकि उनके दफ्तर का एक कर्मचारी उनसे किसी फाइल पर साइन करवाने के लिए खड़ा दिखाई दिया। साइन करवाने के बाद वो उस कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद एसडीएम के सामने दाहिनी तरफ कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपने दस्तावेजों को समेटा और वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही एसडीएम राकेश कुमार सिंह के सामने बाईं तरफ कुर्सी पर बैठे मंडी सचिव उठे और उनकी तरफ पहुंच गए। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल में बनी दराज में रख दिया। इस दौरान एसडीएम राकेश कुमार सिंह अपने मोबाइल में व्यस्त नजर आए। मंडी सचिव ने टेबल की दराज में लिफाफा रखा और एसडीएम को नमस्कार करते हुए वहां से निकल गए। उनके जाते ही एसडीएम ने दराज को खोला और वही लिफाफा निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इस पे सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। इस दौरान उप जिलाधिकारी औरैया को औरैया तहसील से हटा के कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया है। मामले के तूल पकड़ते ही राकेश कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया और उनकी जगह नए एसडीएम की तैनाती कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल आने से पहले भी उनके बीच लड़ाई हुई थी। बताया गया कि बच्चों के झगड़े को सुलझाने के दौरान वो लोग आपस में भिड़ गए थे। उस लड़ाई में कई लोग घायल हो गए और फिर उनके परिवार वाले उनका इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते ही वो एक बार फिर आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी। मारपीट करते करते वो लोग पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों तक पहुंच गए। उनसे टकराकर कई मोटरसाइकिलें जमीन पर गिर गईं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मारपीट जारी रखी। दोनों गुटों की कुछ महिलाएं भी झगड़ती दिखी। इस बीच एक महिला गुस्से में इतना तमतमा गई कि उन्होंने दूसरे गुट के एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। हंगामे की वजह से जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहां इलाज कराने पहुंचे दूसरे लोग डर के मारे दूर खड़े हो गए। बाद में कुछ लोगों ने मिलकर उनकी लड़ाई खत्म करवाई, लेकिन इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गुटों के कुछ लोग तो पहले ही घायल थे और अपना इलाज करवाने के लिए वहां आए थे। इसके बाद यह मामला थाने पहुंचा और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इधर मध्य प्रदेश के रीवा से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बिजली विभाग के कर्मचारी दफ्तर में हेलमेट पहनकर ड्यूटी करते दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली विभाग का वो दफ्तर जर्जर हो चुका, दीवारें दरक चुकी हैं। यही नहीं, दीवारों पर लगा प्लास्टर भी उखड़कर गिरना शुरू हो गया। प्लास्टर गिरने से वो कर्मचारी घायल हो गए थे।
और इसीलिए उन्होंने दफ्तर में हेलमेट पहनना शुरू कर दिया ताकि दीवारों का प्लास्टर गिरने पर उन्हें चोट ना पहुंचे। हैरान कर देने वाला मामला रीवा के नेहरू नगर इलाके का रहा। वहां बिजली विभाग के आश्रित मिश्रा नाम के कर्मचारी ऑफिस के अंदर भी हेलमेट लगाए दिखे। जिस हेलमेट को सिर पर पहनकर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाया जाता है, उसे लगाकर वो कंप्यूटर चलाते नजर आए। आश्रित मिश्रा ने बताया कि दफ्तर में छत का प्लास्टर गिरने से उनके पैर में चोट लग गई थी। इसी के बाद से उनके दिल में डर बैठ गया। अपने आप को हम मौत के उसमें रख के आए काम कर रहे हैं। बताया गया कि बिजली विभाग के उस दफ्तर को महज 6 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन इतने कम वक्त में ही उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। दीवारों पर जगह जगह दरारें नजर आईं, प्लास्टर भी उखड़ता दिखाई दिया। खतरे को देखते हुए कई बार शिकायत भी की गई थी। छत के फीलिंग टूट के नीचे गिरती है, कई बार हमने इसके लिए अपने अधिकारियों को भी बताया है। हालांकि कर्मचारी के ऑफिस में हेलमेट पहनने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद बिजली विभाग के उस दफ्तर में मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। उधर यूपी के वाराणसी में अवैध इमाम बाड़े के निर्माण के मामले में विवाद बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम की जमीन पर अवैध इमाम बाड़े का निर्माण करने के मामले में विवाद गहरा गया। बुलडोजर लेकर पहुंची नगर निगम की टीम को रोक दिया गया। एडीएम ने मुस्लिम पक्ष को जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी। उनके द्वारा वहां पे इमाम बाड़ा बनाया गया है और ऐसा वक्फ बोर्ड का है क्या है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में पुलिस ने आदिल हुसैन नाम के आतंकी की संपत्ति जब्त कर ली। इसी तरह पुलिस ने बारामूला जिले में पाकिस्तान में रहने वाले आसिफ मकबूल डार नाम के आतंकी की करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 लड़कों ने मिलकर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और बताया गया कि कुछ दिन पहले उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए उन लड़कों ने लात घूंसों की बारिश कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इधर हरियाणा के भिवानी में 19 साल की मनीषा नाम की लड़की की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी। कुछ रोज पहले मनीषा का शव खेत में मिला था। परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मनीषा की मौत कीटनाशक पीने से हुई थी। मनीषा के पिता ने दावा किया कि पुलिस ने उन पर अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद भिवानी में पंचायत हुई, जिसमें इंसाफ मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का ऐलान किया गया। भिवानी की रहने वाली मनीषा 11 अगस्त को लापता हो गई थी। परिवार ने उसी दिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन 2 दिन बाद मनीषा का शव खेत से मिला था। इसके बाद परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला था, इसीलिए पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि मनीषा ने खुदकुशी की थी। लेकिन मनीषा के परिवार और गांव वालों ने शक जताया कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए नाराज लोगों ने ढाणी लक्ष्मण गांव की तरफ जाने वाली सड़क बंद कर दी। लोगों ने सड़क पर पत्थर रखने के साथ पेड़ तक काट कर डाल दिए। इस दौरान गांव के लोगों ने पुलिस से मनीषा की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ऐसा घिनौना कर्म करने वालों के लिए इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए कि कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो 100 बार सोचे। इससे पहले मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए गांव में पंचायत हुई। पंचायत में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिलाएं भी हाथों में डंडे लेकर बैठी नजर आईं। इस दौरान लोगों ने मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए वहां नारे भी लगाए। मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। पंचायत में इंसाफ न मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करने का ऐलान किया गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी में 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी। वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा पुलिस ने घटना में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। कपिल ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में थी।
परिवार के मुताबिक कपिल करीब 1 महीने पहले घर आए थे और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो श्रीनगर वापस जा रहे थे। दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी, इसीलिए वो मेरठ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे। कार में कपिल के साथ उनके भाई और उनके पिता भी मौजूद थे। कपिल के पिता के मुताबिक भूनी टोल प्लाजा पर कुछ टोल कर्मी किसी गाड़ी वाले से बहस कर रहे थे, इससे उन्हें देर हो रही थी। इसके बाद कपिल ने टोल कर्मियों से गुजारिश की कि वो उन्हें जाने दें। उन्होंने अपना आई कार्ड भी उन्हें दिखाया था और आरोप लगाया गया कि टोल कर्मियों ने कपिल का आई कार्ड फेंक दिया था और उनसे मारपीट शुरू कर दी थी। उन्हें खंबे से बांधकर डंडे से पीटा गया था। कपिल के साथ उनके भाई और पिता को भी पीटा गया था। बाद में कपिल को मेरठ में मौजूद सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कपिल के साथ मारपीट की घटना होने के बाद गांव के लोगों ने भूनी टोल प्लाजा पर बवाल कर दिया था। इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करने वाली एजेंसी NHAI ने टोल वसूलने वाली कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया। अब इस टोल को फिलहाल फ्री रखा गया है और इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कपिल के पिता के मुताबिक घटना के वक्त वो भी कार में बैठे हुए थे, लेकिन चाहकर भी वो कपिल को टोल कर्मियों से नहीं बचा सके थे। हमारे तो आगे गाड़ी वालों गलो ये बदतमीजी कर रही थी। लाला उतरा, लाला ने कहा भैया रे मेरी गाड़ी को तुम निकलवा दो, मेरी परेड निकल। सेना के जवान कपिल से मारपीट होने की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए भूनी टोल प्लाजा पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घर के बाहर खेल रहे बच्चों को एक कार ने ऐसी टक्कर मारी कि उसे देखने वालों के होश उड़ गए। कार उस मकान के दरवाजे से टकराती हुई उन बच्चों पर चढ़ गई। एक बच्चे के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि कार सवार ने जानबूझकर उन्हें कुचलने की कोशिश की, क्योंकि उस कार ने उन बच्चों को बुरी तरह टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर की वजह से लाल टी-शर्ट में खड़ा एक बच्चा उछलकर नीचे गिर गया। हालांकि कुछ सेकंड बाद वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन इस भयानक टक्कर की वजह से दूसरे बच्चे की हालत खराब हो गई। 6 साल का वो बच्चा अपना पेट पकड़कर घर के अंदर भागता दिखा, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गया। उसे देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। उसके परिजन उसे गोद में लेकर अस्पताल जाने के लिए दौड़ पड़े। दिल दहला देने वाला यह हादसा लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे से पहले वहां 3 बच्चे घर के बाहर साइकिल लेकर खड़े नजर आए। तभी अचानक तेज रफ्तार में आई उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार रही कि कार के आगे का हिस्सा तहस नहस हो गया। हादसे में एक बच्चा बाल बाल बच गया, लेकिन उनमें 2 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में 6 साल के उस बच्चे की कॉलर बोन और पसलियां टूट गईं। उसके बाद उसके परिजन ने कार सवार पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। इधर दक्षिणी दिल्ली में दवा की दुकानों पर CCTV कैमरे लगाने को जरूरी कर दिया गया। दक्षिणी दिल्ली में दवा बेचने वाली सभी दुकानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया। यह फैसला जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर लिया गया। CCTV कैमरे लगाने का मकसद दवाओं को नशे के तौर पर इस्तेमाल करने वालों पर लगाम कसना है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 48 साल के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने अपनी नाबालिग भतीजी को किसी बात पर डांटा था। आरोप लगाया गया कि इसी बात से नाराज होकर लड़की के भाई ने उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान चली गई। 15 मिनट के अंदर इन लोगों ने मार दिया उन्हें। ये सोच के बैठे थे पहले से। यूपी के बुलंदशहर में लोगों से लूटपाट करने वाले जुनैद नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जुनैद घायल हो गया, जबकि उसका साथी भाग निकला। पुलिस ने दावा किया कि उसके पास से चोरी का मोबाइल फोन, तमंचा और गोलियां मिली। पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक तकिए से मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने हत्या के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर बिहार के नवादा में पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बात इतनी बिगड़ गई कि वहां से विधायक रहे बीजेपी के नेता और मौजूदा कांग्रेस विधायक के बीच तीखी बहस हो गई। बाद में पुलिस के काफी समझाने के बाद वो लोग शांत हुए, लेकिन इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बवाल की शुरुआत तब हुई जब नवादा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व शांति चौक पर पोस्टर लगाने पहुंचे, लेकिन उसी वक्त बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता उसी जगह अपना पोस्टर लगाने पहुंच गए।
इस मुद्दे पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब दोनों दलों के नेता भी इस झगड़े में कूद पड़े। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीतू सिंह के बीच पुलिस के सामने ही जोरदार बहस हो गई। दोनों नेता नवादा के विश्व शांति चौक पर अपने दल का पोस्टर लगवाने की जिद पर अड़ गए। कुछ ही देर में उनके बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस के एक अधिकारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी। अगर नौटंकी करेंगे ना तो मैं जेल भेज दूंगा सबको। ठीक है ना, तो आप मत करिए, मेरा काम तो नहीं करेंगे मैडम। काफी समझाने के बाद दोनों नेता वहां से हटे, लेकिन फिर दोनों दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। साथ ही उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शादी उनके प्रेमी से करवा दी। यह अनोखी शादी सुर्खियों में आ गई। अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी कुछ वक्त से अलग रह रहे थे। अरविंद कुमार को शक था कि उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी शक की वजह से वो अचानक अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। दावा किया गया कि वहां उन्होंने अपनी पत्नी को उनके प्रेमी के साथ देख लिया और इसके बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को वहां बुलाया और अपनी पत्नी की उनके प्रेमी के साथ शादी करवा दी। अरविंद कुमार वहां माला लिए खड़े नजर आए। उन्होंने वो माला अपनी पत्नी के प्रेमी के हाथ में दी और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वो उन दोनों को मंदिर लेकर गए और फिर वहां पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी पत्नी की शादी करवाई। इस दौरान अरविंद कुमार के अलावा उनके कुछ दोस्त भी वहां नजर आए। अरविंद कुमार की पत्नी के प्रेमी उनकी ही जमीन पर एक दुकान चलाते थे। दावा किया गया कि उसी वक्त दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। जो दुकान खोले थे इन्हीं के जमीन में, उसी तरह से संपर्क था। अरविंद कुमार ने दावा किया कि उन्हें लंबे वक्त से शक था कि उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। अरविंद कुमार और उनकी पत्नी की शादी 25 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। कुछ वक्त पहले उनके झगड़े होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रहने लगे थे। उधर मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी नाम की लड़की के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के मामले में नया मोड़ आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्चना के गायब होने के करीब 13 दिन बाद दिव्यांशु मिश्रा नाम के कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वो सुरक्षित हैं और उन्होंने अपनी मां से संपर्क भी किया, जबकि रेलवे पुलिस ने अर्चना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मिलने की बात से इनकार कर दिया। इंदौर में रहकर सिविल जज बनने की तैयारी कर रही 29 साल की अर्चना तिवारी 7 अगस्त को लापता हो गई थी। रक्षाबंधन पर अपने घर कटनी के आने के लिए वो इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी थी, लेकिन चलती ट्रेन से अर्चना गायब हो गई थी। इसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए रेलवे पुलिस और परिवार के लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अर्चना तिवारी का कोई सुराग नहीं मिला। अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी, लेकिन चलती ट्रेन से वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उनका बैग उमरिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ था। जांच में अर्चना की आखिरी लोकेशन इटारसी में मिली थी, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा ने उनके सुरक्षित होने का दावा कर दिया। और तो और उन्होंने ये भी दावा किया कि अर्चना ने अपनी मां से संपर्क भी किया था। कि अर्चना सुरक्षित है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ठीक है, जो जांच में चल रहा था कि ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई, पानी में नहीं गिर गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अर्चना तिवारी का परिवार से संपर्क भी हुआ है। हालांकि रेलवे पुलिस ने अर्चना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने की बात से साफ इनकार कर दिया। पार्टियां लगातार तलाश कर रही हैं, अधिकारी रवाना हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ तो उनसे भी कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है। करीब 13 दिन से गायब अर्चना की तलाश में रेलवे पुलिस की कई टीमें जुट गईं। परिवार के लोगों ने भी उनकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। मुंबई एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों को ले जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक बस में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छात्रों को कुत्तों का झूठा खाना खिलाए जाने के मामले में शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों को मुआवजा देने का आदेश दिया। 28 जुलाई को बलौदाबाजार के एक सरकारी स्कूल में कुत्तों का झूठा खाना मिड डे मील में परोसे जाने का मामला सामने आया था।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने दावा किया कि उसने हनी ट्रैप कर अवैध वसूली करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया। इस मामले में रिजवान नाम के सिपाही और एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के चौथे सदस्य को फरार बताया गया। उधर महाराष्ट्र के सतारा में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां एक ऑटो रिक्शा वाले ने एक महिला पुलिसकर्मी को सड़क पर बुरी तरह घसीट दिया। बताया गया कि ऑटो रिक्शा का ड्राइवर नशे में पूरी तरह धुत था। आरोप लगा उसने सड़क पर चल रहे कई लोगों को टक्कर मारी और भागने लग गया। इसी बीच आगे खड़ी महिला पुलिसकर्मी ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका। उसे पकड़ने की कोशिश में वो पुलिसकर्मी ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में फंस गई। लेकिन ऑटो रिक्शा का ड्राइवर फिर भी नहीं रुका। उसने पुलिसकर्मी को दूर तक घसीट दिया। इस घटना को देखते ही आसपास मौजूद लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। लोगों ने ऑटो रिक्शा के पीछे दौड़ लगा दी। कुछ लोगों ने तो स्कूटर और मोटरसाइकिलों से भी पीछा किया, लेकिन पकड़े जाने के डर से ऑटो रिक्शा वाले ने रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान ऑटो रिक्शा के पीछे फंसी वो महिला पुलिसकर्मी सड़क पर बुरी तरह घिसटती रहीं। सतारा शहर के इस खौफनाक वाकये को जिसने भी देखा वो दहल गया। लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि देखकर ऐसा लगा जैसे वहां किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को रोक लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जिस पुलिसकर्मी को घसीटा गया वो सतारा के एक चौराहे पर तैनात थी। उस वक्त उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऑटो वाला 2-3 लोगों को उड़ाकर चला गया है, वो दारू पे है। पुलिस ने आरोपी ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सड़क पर रगड़ खाने से घायल हुई पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में 9 साल की एक बच्ची की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस को उस बच्ची का शव लोहे के एक बक्से के अंदर से मिला। हत्या का आरोप बच्ची के मामा पर लगाया गया, क्योंकि बच्ची का शव छोटू दास नाम के उसके मामा के घर से ही बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक छोटू दास ने बच्ची की हत्या करके शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया था। इसके बाद वो लोगों को गुमराह करने के लिए बच्ची के घर वालों के साथ मिलकर उसकी तलाश करने का नाटक करता रहा। लेकिन लोहे के उस बक्से से जब बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस की टीम जब आरोपी छोटू दास के घर पहुंची तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने बक्से को खुलवाया तो 9 साल की बच्ची का शव मिला, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। मौके पे जब तलाशी ली गई तो बच्ची का शव है, जो उसका रिश्ते में तथाकथित मामा लगता है, उसके घर से बरामद किया गया है। बच्ची का शव मिलते ही वहां कोहराम मच गया। बच्ची के घर वालों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोपी छोटू दास को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग शुरू कर दी। जिंदगी में कभी बच्चे को ना मारे, जिंदगी में कभी बच्चे को ना मारे, ऐसा सजा दो उसको। बच्ची के घर वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी छोटू दास ने बच्ची के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन ने बच्ची के घर वालों को शांत कराने की कोशिश की। हम 3 दिन से भूखा प्यासा ढूंढ रहे उस बच्ची को, भूखा प्यासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची के घर वालों को भरोसा दिया कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उधर राजस्थान के अलवर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने के मामले में आरोपी महिला के बेटे ने पूरी वारदात का सच पुलिस के सामने बताया। महिला के 8 साल के बेटे के मुताबिक उसके पिता की हत्या के बाद आरोपी जितेंद्र ने शव को नीले रंग के ड्रम में डाल दिया था। उस लड़के ने यह भी बताया कि हत्या से पहले उसके पिता और जितेंद्र ने एक साथ बैठकर खूब शराब पी थी। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। बच्चे के मुताबिक झगड़े के दौरान जब उसकी मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। मतलब आरोपी महिला के बेटे के मुताबिक वारदात के वक्त उसके पिता हंसराज और आरोपी जितेंद्र दोनों नशे की हालत में थे। 8 साल के बच्चे ने हत्या के वक्त क्या क्या हुआ था उसकी एक एक डिटेल पुलिस के सामने बयां की। मेरे पापा की लाश को ड्रम में डाल रहे थे जीतू अंकल ने, तो उन्होंने डाला। मैंने कहा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे, पापा को ड्रम में क्यों डाले? कहीं उन्होंने पापा तेरे मर गए हैं। पुलिस ने पति की हत्या के बाद शव को प्रेमी के साथ नीले ड्रम में भरकर फरार होने वाली सुनीता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जितेंद्र भी पकड़ा गया। सुनीता के मुताबिक उनके पति हंसराज आए दिन नशे की हालत में उनके साथ मारपीट करते थे, मारता तोड़ता। अलवर के एसपी के मुताबिक दोनों आरोपियों को घटना वाली जगह पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उस दिन जो है मिनट दर मिनट क्या क्या घटनाएं हुई, ये अभी हम वहां ले जाके और जो है सीन रिक्रिएट करके ये सारी चीजें जो है फिर से सामने आएंगी। पुलिस ने सुनीता और जितेंद्र को अलवर के रामगढ़ इलाके में एक ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया था।
इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बीजेपी में शामिल हो गए। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के करीबी आनंद मिश्रा और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच नाम के संगठन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया। आंध्र प्रदेश के रहने वाले रेड्डी गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। उनका मुकाबला तमिलनाडु के रहने वाले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। बिहार के भोजपुर में एक नहर में एक कार के गिरने से उसे चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां आसपास मौजूद लोगों ने उस कार को नहर से बाहर निकाला और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बिहार के नवादा में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान हादसा हो गया। यात्रा के दौरान वहां सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी के नीचे आ गया। हालांकि उन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा के तीसरे दिन गया से नवादा पहुंचे थे और इसी दौरान राहुल गांधी की गाड़ी ने वहां तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो गिर गए और उनका एक पैर उस गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। ये देखते ही वहां चीख पुकार मच गई। वहां खड़े लोगों ने उस गाड़ी को पीछे हटने का इशारा किया। इसके बाद जब वो गाड़ी पीछे हटी तो वहां तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। पैर में चोट लगने की वजह से वो लड़खड़ाकर चलते नजर आए। ये देखकर राहुल गांधी ने पानी की एक बोतल उनकी तरफ फेंकी। इसके बाद घायल पुलिसकर्मी को राहुल गांधी के पास लाया गया। राहुल गांधी ने उनका हालचाल जाना और फिर वो वहां से चले गए। इसके बाद राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नवादा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूर्तेश्वर महादेव की सवारी निकाले जाने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया, तब जाकर शाही सवारी आगे बढ़ पाई। बवाल उज्जैन के महिदपुर इलाके में हुआ। वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने शाही सवारी के स्वागत की तैयारी की थी। बीजेपी के पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान और वहां के मौजूदा कांग्रेस विधायक दिनेश जैन के समर्थकों ने इसके लिए खास तैयारी की थी। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने स्वागत के लिए अलग अलग मंच बनाए थे। लेकिन जैसे ही महादेव की सवारी कांग्रेस के मंच के सामने से गुजरी, वहां हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच कुर्सियां चलनी शुरू हो गईं। कुछ लोग तो मंच से ही नीचे खड़े लोगों पर लात घूंसे मारते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे पर कई कुर्सियां फेंकी। इस पर बात और बिगड़ गई और दोनों दल के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते महादेव की शाही सवारी में भारी बवाल मच गया। हालांकि वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी, लेकिन इस झगड़े को शांत कराने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। उज्जैन के महिदपुर इलाके में हुए इस हंगामे की वजह से धूर्तेश्वर महादेव की सवारी रुक गई। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने किसी तरह झगड़े को शांत करवा दिया, लेकिन तब तक दोनों दलों के कई लोग घायल हो गए। उधर राजस्थान के टोंक में नकाब पहनकर अस्पताल में ड्यूटी करने पहुंची डॉक्टर को रोके जाने को लेकर हुए विवाद पर जिला वैश्य महासम्मेलन नाम के संगठन से जुड़े लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन लोगों ने नकाब पहनकर ड्यूटी करने की मांग करने वाली डॉक्टर उमैमा पर सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। टोंक के सरकारी महिला अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही डॉक्टर उमैमा को सीनियर डॉक्टर ने नकाब में ड्यूटी करने से रोक दिया था, लेकिन रोके जाने के बाद उन्होंने हंगामा कर दिया था और अपने धर्म का हवाला देकर नकाब में ही ड्यूटी करने की मांग करती रही। मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस पार्टी और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सीनियर डॉक्टर के खिलाफ जिला अस्पताल में शिकायत दर्ज करा दी थी और अस्पताल प्रशासन से नकाब के लिए टोकने वाली सीनियर डॉक्टर बिंदु गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी थी। डॉक्टर बिंदु ने महिला अस्पताल में ड्यूटी पर नकाब पहनकर पहुंची डॉक्टर उमैमा को रोक दिया था। कौन सा लॉ है जो कहता है कि पर्दा नहीं कर सकते? पर्दा करो ना, मना नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जहाँ पे फीमेल स्टाफ है, फीमेल पेशेंट है, मैं आपको अपना चेहरा दिखा दिया करूँगी रोज सुबह आगे। इस मामले में टोंक के जिला वैश्य महासम्मेलन नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया।
उन लोगों ने टोंक के डीएम दफ्तर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने डॉक्टर उमैमा पर बेवजह महिला अस्पताल का और टोंक जिले का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। का एक सांप्रदायिक माहौल जो बहुत अच्छा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई किसी तरह की द्वेषता या किसी तरह का कोई मत नहीं है। डीएम दफ्तर पहुंचे जिला वैश्य महासम्मेलन नाम के संगठन से जुड़े लोगों के मुताबिक स्कूलों और अस्पतालों का एक ड्रेस कोड होता है, जिसे सभी को मानना चाहिए। नियम अनुशासन होते हैं, वो ही नियम अनुशासन व्यवस्था है। अपने जो चिकित्सा विभाग है या शिक्षा विभाग है या कोई विभाग है, तो उनमें व्यवस्थित रूप से चले। इससे पहले इस मामले में कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नकाब पहनकर ड्यूटी करने से रोकने वाली सीनियर डॉक्टर बिंदु गुप्ता के खिलाफ अस्पताल प्रशासन से शिकायत की थी। इधर राजस्थान के कोटपुतली में कुछ बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस को शिकायत मिली थी कि वो बदमाश जबरदस्ती एक महिला के मकान में घुसे और उनके साथ मारपीट की। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उन बदमाशों को पकड़ने पहुंच गई, लेकिन पुलिस की गाड़ी को सामने से आते देख उन बदमाशों के होश उड़ गए। वो सभी बदमाश एक गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पीछे की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते नजर आए। उनके सामने पुलिस की गाड़ी चल रही थी और उससे बचने के लिए वो रिवर्स गियर में गाड़ी भगा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई तो एक पुलिसकर्मी उस गाड़ी से उतरे। उनके पीछे पीछे एक और पुलिसकर्मी उतर रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी चल पड़ी और वो गिर गए। ऐसे में सभी पुलिसकर्मी उन्हें संभालने में लग गए। इसी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में सवार वो बदमाश वहां से भाग गए। पुलिस के मुताबिक वहां से भागने के चक्कर में उन्होंने एक महिला और एक बच्चे को टक्कर मार दी और वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना के बाद पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। बड़ी खबर आई चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे से जुड़ी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने मौजूदा वक्त को भारत और चीन के रिश्तों को बेहतर होने का सही समय बताया। इससे पहले वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से चीन में शुरू होने वाली SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन समिट में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में हिस्सा लेंगे। I am very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. सौभाग्य की एक बात यह कि चीन के विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई है और चीन जो भारत के लिए अब बोल रहा है और शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होने वाली है, उस सब पर किसकी नजर है? आप समझ रहे हैं? अमेरिका की तो है ही, और रूस तो चीन और भारत दोनों के साथ देखना ही चाहता है, वो पहले भी कह चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बनी हुई हैं इस पर किसकी? पाकिस्तान की। क्योंकि वो जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान दोनों तरफ की गेम खेल रहा है, इधर चीन से भी पैसा लेता है, हथियार भी लेता है, उधर ट्रंप को भी सेट कर लिया है, तो विदेश मामलों में कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती। पाकिस्तान की हालत को समझिए। वहां का एक अखबार है डेली जंग, उसमें सोहेल वराइच नाम के उनके पत्रकार ने पता क्या बताया? उन्होंने लिखा कि आसिम मुनीर ने उनसे कहा कि हमने तालिबान की इतनी मदद की, लेकिन तालिबान भारत की तरफ हो गए। यह आसिम मुनीर का कहना है, उनके अखबार में छपा है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शासकों की लड़ाई अब खुलकर आमने सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो TTP वाले लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जो अपने आप को पाकिस्तान के तालिबान कहते हैं, पाकिस्तान का कहना है उनको अफगानिस्तान के तालिबान भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है पता है? पाकिस्तान ने अगले हफ्ते मीटिंग बुलाई है। तालिबान के जो विरोधी हैं अफगानिस्तान में, जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मीटिंग बुलाई है। पहले पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया और अब तालिबान की सरकार को जो उखाड़ फेंकना चाहते हैं, अब उनको खड़ा करने का प्लान बना रहा है। तो पाकिस्तान का नक्शा देखो आप। भारत के इस तरफ पाकिस्तान है, ये तो हमारे यहां सब लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे को जरा सेंटर में रखकर देखो ध्यान से। उत्तर में कौन है? अफगानिस्तान। तो उत्तर में भी पाकिस्तान ने दुश्मन खड़ा कर लिया है। उसके पूर्व में तो हम हैं, भारत। अब तक पाकिस्तान अपनी सारी एनर्जी भारत के बॉर्डर पर लगाता था,
हमसे तो खतरा है ही, अब उत्तर में भी तनातनी हो गई है। उधर पश्चिम में देखिए पाकिस्तान के कौन है, ईरान है। अब तक तो उसको वहां ध्यान ज्यादा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया, जब ईरान पर इतना हल्ला मचा हुआ था, यूएस और ईरान पर, मुनीर चले गए ट्रंप के पास लंच करने, उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। तो आप क्या सोच रहे हो, ईरान भूल जाएगा ये? अब जो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ रही हैं वो भी तो ईरान देख रहा है। पाकिस्तान अपनी हमेशा लोकेशन बेचता रहा है। जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 80 के दशक में, अमेरिका को बोला यहां आ जाओ, हमारे यहां से रूस का मुकाबला कर लो अफगानिस्तान में। ईरान पर जब अमेरिका को हमला करना था, उसी टाइम मुनीर चले गए ट्रंप के पास। अब पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि आओ बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, मिलकर तेल निकालेंगे वगैरह वगैरह। वो जो बेच रहा है अपनी लोकेशन को, तो चीन क्या अब तक वहां कंचे खेलने गया था क्या? आप क्या सोच रहे हो, चीन को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि पाकिस्तान क्या पिंगे बढ़ा रहा है ट्रंप के साथ? चीन पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर बैठा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, बलूचिस्तान में ग्वादर तक। पाकिस्तान पर जो पूरा कर्जा है उसका 30% चीन को देना है उसने। चीन ने मांग लिया ना पैसा, तो ट्रंप नहीं देंगे पाकिस्तान को एक ढेला भी, बिक जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के फाइटर जेट, उसके टैंक, उसके हथियार सब चीन से आते हैं। अमेरिका से दोस्ती करने में वो सब नहीं देने वाले ट्रंप। तो चीन जब भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान की सांसें कैसे नहीं अटकेंगी? तो ये कहानियां जितनी भी फैला ले पाकिस्तान की, अमेरिका को भी सेट कर लिया, चीन को भी सेट किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहा है, असल कहानी तो वहां के लोग भी जानते हैं। उत्तर में अफगानिस्तान को दुश्मन बना लिया है मुनीर ने, पश्चिम में ईरान को नाराज कर दिया ट्रंप के साथ जाकर, पूर्व में भारत है ही, ऊपर से जिस देश के पास, देश पूरा जो जिसके पास गिरवी रख रखा है यानी चीन, उसको ट्रंप ने टैरिफ का खेल करके भारत के साथ खड़ा कर दिया है। यानी चारों तरफ से कौन फंसा हुआ है? पाकिस्तान। वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया देख रही है कि सुपर पावर जो देश होते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं लड़ते। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे नहीं लड़ते थे। कोरिया में लड़े, कोरिया के 2 टुकड़े हो गए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी, वियतनाम में लड़े। मतलब ये महाशक्तियां सीधे नहीं लड़ती, किसी तीसरे देश में अपनी ताकत पीछे से दिखाती हैं और वो देश तबाह हो जाता है। सीरिया देख लो आप, बशर अल असद के साथ रूस था तो विद्रोहियों को अमेरिका इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा था। तो वॉर के सिनारियो बनाने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होता है, क्योंकि चीन और अमेरिका सीधा तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान ये जो गरुड़ आसन और गौमुख आसन एक साथ करने के चक्कर में है, कहीं अमेरिका और चीन की चक्की में घनचक्कर न बन जाए। ये कोई हवाई बातें नहीं है। किसी सीरिया वाले से पूछ लो, यमन वाले से पूछ लो, चिथड़े उड़ जाते हैं देश के जब 2 महाशक्तियों के बीच में फंस जाता है। अब पाकिस्तान इधर भी गेम कर रहा है, उधर भी गेम कर रहा है, बोल रहा है यहां पे आके खदानें खोल लो, वहां पे चीन बैठा हुआ है, खदान खोदने देगा अमेरिका को, और वहीं लड़ पड़ेंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? 100 बात की एक बात। इधर एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की T20 टीम में वापसी हुई। क्रिकेट के महिला विश्व कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 15 खिलाड़ियों को विश्व कप के लिए चुना गया। टीम में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की वापसी हुई, जबकि शेफाली वर्मा को टीम से बाहर रखा गया। महिला विश्व कप 30 सितंबर से शुरू होगा और 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका के अलग अलग स्टेडियमों में खेला जाएगा। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 370 अंक उछला तो निफ्टी बढ़कर 24,980 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। फार्मा इंडेक्स को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए।
सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी, ऑटो और मीडिया सेक्टर के शेयरों में रही। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जल्द ही शांति का रास्ता निकलने की उम्मीद जता दी। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोप के कई देशों के नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक में 3.5 साल से चल रही जंग को रोकने के मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली माथापच्ची के बाद भी यूक्रेन में सीज फायर लागू किए जाने के मामले पर बात नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने इस बैठक को काफी अहम बताया और उम्मीद जताई कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने की राह जल्द ही निकल सकती है। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के 3 दिन बाद व्हाइट हाउस में एक और बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जेलेंस्की के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के मुखियाओं समेत कई बड़े नेता पहुंचे। उन लोगों ने यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करवाने के मसले पर बातचीत की। इतना ही नहीं, बैठक के फौरन बाद ट्रंप ने पुतिन को भी फोन मिला दिया। दावा किया गया कि उन्होंने पुतिन से करीब 40 मिनट तक लड़ाई रुकवाने के मामले में चर्चा की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय नेताओं ने जोर दिया कि यूक्रेन और रूस की सीधी बातचीत से पहले यूक्रेन में सीज फायर लागू होना चाहिए, लेकिन दावा किया गया कि पुतिन इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद भी ट्रंप ने शांति की संभावना से इनकार नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की की आमने सामने की बैठक होगी और उनके मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन में धमाकों की आवाज थम जाएगी। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन इस सवाल जवाब के दौरान ही एक ऐसा वाकया हुआ कि वहां मौजूद लोगों की हंसी निकल गई, क्योंकि एक पत्रकार ने जेलेंस्की के कपड़ों की तारीफ की। इसके बाद जेलेंस्की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर ट्रंप समेत आसपास मौजूद सभी लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। You look fabulous in that suit. I said the same. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said the one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. जेलेंस्की पिछली बार जब अमेरिका गए थे तब भी उनका पहनावा चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि फरवरी महीने में ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने टी-शर्ट पहनी थी। जिस पत्रकार ने जेलेंस्की के कपड़ों की तारीफ की तब उन्होंने पूछा था कि वो सूट क्यों नहीं पहनते। हालांकि तब जेलेंस्की ने उसे गैर जरूरी सवाल बताया था, लेकिन इस बार वो काले रंग के सूट में व्हाइट हाउस पहुंचे। इधर यूपी के हापुड़ में एक हिस्ट्री शीटर फायरिंग में घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक हिस्ट्री शीटर को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने 2 राउंड फायरिंग की और उसमें एक गोली हिस्ट्री शीटर की कमर में लग गई। हालांकि पुलिस ने हमलावरों को जल्द पकड़ लेने का भरोसा दिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सुमित नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी कविता गुप्ता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। जांच में पता चला कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी दौरान सुमित ने कविता पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पटना यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में छापेमारी के दौरान बम और बम बनाने की चीजें बरामद करने का दावा किया गया। इस मामले में पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। कमरे में से कुछ बम बरामद हुए, साथ ही साथ बम बनाने की कुछ सामग्री जैसे विस्फोटक हो गया, कील और पत्थर वगैरह बरामद हुआ। उधर मध्य प्रदेश के सतना में एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से भगदड़ मच गई। इस घटना में अस्पताल के एक कर्मचारी घायल हो गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई कमरों के शीशे चकनाचूर हो गए। हादसे के वक्त अस्पताल में भारी भीड़ थी। कई लोग अपना इलाज करवाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन धमाका होते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। ग्राउंड फ्लोर पर लोग दरवाजे की तरफ भागे तो पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग सीढ़ियों की तरफ दौड़े। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता दिखाई दिया, लेकिन एक साथ सभी लोगों के भागने की वजह से अस्पताल में भगदड़ मच गई। गनीमत यह रही कि इसकी वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। इससे पहले सरकारी अस्पताल में सब कुछ सामान्य दिखा। अलग अलग वार्ड में लोग इलाज करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे थे तो कुछ जमीन पर, जबकि कई लोग इधर उधर टहलते भी दिखाई दिए। तभी दूसरी मंजिल पर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 10वीं क्लास के एक छात्र की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक गाजीपुर के एक स्कूल में छात्रों के 2 गुटों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक गुट के लड़के ने दूसरे गुट के लड़के पर चाकू से हमला कर दिया और इसकी वजह से उस छात्र की मौत हो गई।
जबकि बीच बचाव करने वाले 3 छात्र घायल हो गए। उनमें एक छात्र की हालत गंभीर बताई गई। 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया। ये घटना गाजीपुर के सनबीम स्कूल में हुई। पुलिस के मुताबिक वहां 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के बीच झगड़ा चल रहा था। दावा किया गया कि उसी झगड़े को लेकर ब्रेक के वक्त उन छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि 9वीं क्लास के एक छात्र ने चाकू निकाल लिया और 10वीं क्लास के छात्र पर हमला कर दिया। 2 छात्र ग्रुपों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया। स्कूल के अंदर हुई इस घटना से सनसनी मच गई। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी खौफ से भर गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर राजस्थान के मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया। राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई। वो इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उधर बिहार के रोहतास में राहुल गांधी से मुलाकात कर वोटर लिस्ट से पूरे परिवार का नाम कटने की शिकायत करने वाली रंजू देवी का दावा गलत निकला। रंजू देवी के मुताबिक वार्ड सचिव ने झूठ बोलकर उन्हें ऐसी शिकायत करने के लिए भेजा था। रंजू देवी ने खुद बताया कि नई वोटर लिस्ट में उनका और उनके परिवार का नाम शामिल है। उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने देश भर में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रखी गई सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने की मांग कर दी। उन्होंने इनके नाम संतों, वैज्ञानिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने की सलाह दी। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में 14 साल की एक लड़की पर एक बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया गया। इस मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक वो लड़की एक मदरसे में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले उस मदरसे के संचालक ने उसे डांट दिया था और आरोप लगा कि इसी डांट से नाराज होकर उसने उनके 11 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस मदरसे के संचालक के परिवार में मातम पसर गया। पुलिस के मुताबिक वो लड़की एक फोन छिपाकर रखती थी जिसका पता उस मदरसे के संचालक को लग गया था। दावा किया गया कि इस बात को लेकर उन्होंने उसे डांटा था, उसकी पिटाई भी की थी। आरोप लगा कि इससे नाराज होकर उस लड़की ने उनके बच्चे को बेड के बक्से में रख दिया और वहां दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उनका जो गोद दिया हुआ 11 महीने का बच्चा है उसको उसने उठाया और जाकर के जो बिस्तर के नीचे जो बेड में बिस्तर पड़ा हुआ था उसको दबा दिया उसने। पुलिस के मुताबिक इस घटना के बाद उस मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उनकी फुटेज के आधार पर उस लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने दावा किया लड़की से हुई पूछताछ के बाद उस बच्चे की हत्या का पूरा सच सामने आया। उधर हरियाणा के हिसार में बीच सड़क पर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जानकारी मिली कि मामूली बात को लेकर लड़के की कुछ लोगों के साथ कहासुनी हुई। इसके बाद उन लोगों ने उस लड़के को घेर कर उस पर हमला कर दिया और उसे लाठियों से मारना शुरू कर दिया। 5 से 6 लोग उस लड़के को बुरी तरह मारते नजर आए। इस दौरान वहां से भागने की कोशिश में उस लड़के का पैर लड़खड़ाया और वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद तो वो सभी लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने चारों तरफ से उस पर हमला बोल दिया। कोई उस पर लाठी बरसाता दिखा तो किसी ने अंधाधुंध लात मारनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो लोग उस लड़के को बीच सड़क पर मारते रहे। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान वहां से गुजरने वाले एक भी व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का अधमरा सा हो गया, उसने खुद का बचाव करना बंद कर दिया तो वो सभी लोग वहां से भाग गए। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई। उधर गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर हमास सहमत हो गया। चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा में सीज फायर और इजरायली बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति जता दी। इस प्रस्ताव के तहत हमास 60 दिन के अंदर जिंदा बचे इजरायली कैदियों को 2 चरणों में रिहा करेगा। हालांकि इस पर इजरायल की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 के पार हो गई। इस बीच वहां राहत और बचाव का अभियान जारी रहा। बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां 150 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। अमेरिका के मैरीलैंड में माल ढोने वाले एक जहाज में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। ये खौफनाक घटना वहां बाल्टीमोर पोर्ट के नजदीक नदी में हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट किए जाने के आरोपों से सनसनी मच गई।
पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कार से आए दो लोगों ने करीब 50,000 रुपए लूट लिए। घटना आधी रात के वक्त हुई। उस समय पेट्रोल पंप पर सिर्फ 2 कर्मचारी मौजूद थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी एक कार ने रात के उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो पेट्रोल पंप के नजदीक स्टंट करती हुई आई। कुछ सेकंड रुकने के बाद वो कार दोबारा चली और फिर पेट्रोल पंप पर उस जगह पहुंची जहां पेट्रोल डाला जाता है। कार से 2 लोग उतरे और वो थोड़ी ही दूरी पर खड़े पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के पास पहुंच गए। बताया गया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने स्टंट करने पर सवाल किए तो कार सवार भड़क गए। उनके बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद तो गुस्से में तमतमाए दोनों आरोपी पेट्रोल भरवाए बिना ही चल दिए। लेकिन मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आरोपियों ने अपनी कार घुमाई और पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान दूसरा कर्मचारी बाल बाल बचा। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि कार सवार दोनों लोग पेट्रोल पंप के काउंटर से करीब 50,000 रुपए लेकर भाग निकले। हैरान कर देने वाला ये मामला जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र का रहा। हालांकि पेट्रोल पंप पर हुई इस घटना के बाद एक आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस उसके साथी को भी ढूंढने में जुट गई।